अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज हम अंग्रेज़ी थर्ड लेवल लोअर लेवल के लिए मॉडल एक्टिविटी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। आमतौर पर अंग्रेज़ी से बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, जो कि बेजा है, नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी में थोड़ी सी मेहनत करके आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अब जो एक्टिविटी शीट आई है वो 100 नंबरात पर मुश्तमिल हैं। हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग नंबरात इसमें दिए गए हैं। पूरे एक्टिविटी शीट में तकरीबन 6 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज स्टडी का है। लैंग्वेज स्टडी इसमें सवाल नंबर 1 ए ये 16 मार्क्स का है और सवाल नंबर 1 बी ये 4 मार्क पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 1 का ए जो पहला होता है, फिल इन द गैप, अल्फ़ाबेट्स की मदद से आपको खानापुरी करनी है। उसमें 5 से 7 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल आपको अल्फाज दिए जाएंगे। उस अल्फाज में कहीं एक जगह एक लेटर मिसिंग होगा। आप आसानी से उसमें अल्फ़ाबेट पुर करके उस लफ्ज़ को पुरमाने बनाना होता है। उसके बाद नंबर 2 जो होता है, जस्ट कॉपी द सेंटेंसेस होता है। इसमें आपको 2 जुमले दिए जाएंगे। कॉपी करते वक्त आपको पंक्चुएशन मार्क्स का पूरा ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर अपने तरफ से ना का आप किसी चीज़ का इजाफा करेंगे और नहीं अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ या कोई पंक्चुएशन मार्क आप हज़फ कर सकते हैं। यानी जैसे दिया गया है सिर्फ वैसे ही आपको कॉपी करना है। उसके बाद पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें 2 किस्म के अल्फाज आपको दिए जाते हैं। नंबर 1 उसमें 4 अल्फाज जो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट से शुरू होंगे, ये आसान होता है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का दूसरा जो सवाल रहेगा, एक ही अल्फ़ाबेट से चारों अल्फाज शुरू होते हैं। इसमें आपको दूसरे अल्फ़ाबेट और तीसरे अल्फ़ाबेट पर गौर कर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। उसके बाद नंबर 4 जो रहता है वो पंक्चुएशन है। यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स या पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको 2 जुमले दिए जाएंगे। इसमें सेमीकोलन, कोलन, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और नाउन वगैरह को कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद नंबर 5 जो होता है, मेक 4 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 3 लेटर्स। आपको इसमें एक बड़ा सा लफ्ज़ दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है इंटरनेशनल, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट उसमें से अल्फ़ाबेट्स लेकर अल्फाज बनाना शुरू करते हैं। बच्चों को चाहिए कि पहले उस लफ्ज़ को तकसीम करके देखें कि कितने अल्फाज उसमें बन सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल, तो इंटर एक बन गया, नेशनल एक बन गया, नेशन एक बन गया। यानी 3 अल्फाज आपको वहीं पर मिलेंगे बगैर अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे किए हुए। उसके बाद आपको चौथा लफ्ज़ सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट का ही बनाना है, और जहाँ तक कोशिश ये कीजिए 3 ही अल्फ़ाबेट्स का बनाइए ताकि गलतियाँ ना हो। आसान सवाल जो भी रहता है उस पर ख़ास तवज्जो दीजिए ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स उसमें मिले। बच्चों की थोड़ी सी लापरवाही आसान सवाल में पूरे मार्क्स उनके ज़ाय हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 6 जो होता है, स्पॉट द एरर। आपको 2 जुमले दिए जाएंगे। उसमें एक जुमला हेल्पिंग वर्ब, टेंसेस की बुनियाद पर आपको इसमें से खामी निकालनी होती है और दुरुस्त करना होता है। पहला जुमला जो जहाँ तक हो सकता है वो हेल्पिंग वर्ब की उसमें मिस्टेक्स रहती है। दूसरा जुमला जो रहता है वो वर्ब की मिस्टेक्स दी जाती है। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस वगैरह दिया जाता है, तो आपको वर्ब की शक्ल देखकर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वर्ब को बराबर आप थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, पैसिव वाइज में है तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। इस तरह दोनों जुमलों को, एक जुमले में हेल्पिंग वर्ब और दूसरे जुमले में वर्ब पर तवज्जो देकर आपको पूरा करना होता है। उसके बाद नंबर 7 जो है, रिलेटेड वर्ड्स। रिलेटेड वर्ड्स में आपको दरमियान में एक वेब छोटा सा दिया जाएगा। उस वेब में दरमियान में आपको कभी नाउन दिया जाएगा और दूसरी वेब की एक शाख पर आपको एक एडजेक्टिव दिया जाएगा। आपको जो ब्रांच, उस जो शाख पर दिया गया लफ्ज़ है उस पर ख़ास तवज्जो देनी है। अगर वो एडजेक्टिव है
तो आपको चारों ब्लॉक में वेब में एडजेक्टिव ही आएगा। अगर वर्ब दिया हुआ है, कभी क्या होता है वर्ब दिया जाता है और आपको एडवर्ब लिखना होते हैं। अभी बाल भारती ने जो तीसरा पेपर शाये किया है उसमें बच्चों को इससे हटकर बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल दिया गया है। बच्चों के जहन में एक बात घर कर चुकी है कि हमेशा हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब ही लिखना है, लेकिन तीसरे बाल भारती के पेपर में उसने एडजेक्टिव जिरंड जिसको हम कहते हैं वो दिया हुआ है और साइड में आपको उसकी ब्रांच में नाउन लिखना है। तो कभी नाउन लिखने के लिए भी आ सकता है, कभी एडजेक्टिव और या कभी एडवर्ब लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद 8वां सवाल जो है इसमें वो वर्ड चेन का है। तो बच्चों को खास तौर पर बताना चाहता हूं कि इसमें वर्ड चेन ऊपर जो सवाल दिया जाएगा वो खास तवज्जो से पढ़ें कि वर्ड चेन आपको नाउन की बनानी है या एडजेक्टिव की बनानी है या एडवर्ब की बनानी है या कंप्लीट द वर्ड चेन विथ एनी। जब एनी रहता है वो तो सबसे आसान होता है, आपको एक अंताक्षरी के जैसे 4 अल्फाज उसमें आखिरी अल्फ़ाबेट से बनाने होते हैं। लेकिन अगर नाउन से रहा तो चारों अल्फाज नाउन से, एडजेक्टिव रहा तो चारों अल्फाज एडजेक्टिव पर ख़त्म होने चाहिए और अगर एडवर्ब रहा तो चारों अल्फाज एडवर्ब ही होने चाहिए। ये रहा सवाल नंबर 1 का ए जो 16 मार्क पर मुश्तमिल होता है। बच्चों से ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि ये आसान सवाल होता है, इसीलिए जितनी जल्दी फास्ट आप कर सकते हैं यानी कम से कम 16 मिनट में ही इसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राइटिंग स्किल्स जो आपका सवाल रहेगा सवाल नंबर 5 से लेकर 7 तक वहाँ पर वक्त ज़्यादा लगता है, आपके लिए ज़्यादा वक्त दरकार है। आप सवाल नंबर 1 से ही अपना वक्त बचाते चलेंगे तभी उस बचे हुए वक्त को आप क्वेश्चन नंबर 7 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 1 का बी जो सेक्शन होता है वो बी में आपको एक फ्रेज दिया जाएगा और उस फ्रेज का इस्तेमाल आपको जुमले में करना है। दूसरा उसमें रहेगा आपको 2 अल्फाज दिए जाएंगे, उन 2 अल्फाज में आपको ऐड अ प्रीफिक्स और ऐड अ सफिक्स ऐसा रहता है। प्रीफिक्स यानी आप बच्चों को तो पता है साबिका का इस्तेमाल करना है और सफिक्स यानी लाहके का इस्तेमाल करना है। अंग्रेजी में आमतौर पर प्रीफिक्स का इस्तेमाल आमतौर पर नेगेटिव अपोजिट्स एंटोनिम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सफिक्स का इस्तेमाल आमतौर पर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब बनाने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने के बाद एक लफ्ज़ में प्रीफिक्स और एक लफ्ज़ में सफिक्स का आपको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद दोनों में से कोई एक लफ्ज़ रूट वर्ड को आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। रूट वर्ड यानी जो आपको दिया गया है, आपके प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने के बाद जो लफ्ज़ तैयार होता है उस लफ्ज़ को आपको जुमले में इस्तेमाल नहीं करना है। पेपर में जो लफ्ज़ दिया गया है प्रीफिक्स और सफिक्स इस्तेमाल करने के लिए वही लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे जुमले के लिए। इसका तीसरा सवाल, ये सवाल 2 नंबर का होता है। सवाल नंबर 1 का बी और उसका थर्ड क्वेश्चन जो रहता है आपको एक जुमला दिया जाएगा और आगे हिदायत दी जाएगी कंप्लीट द सेंटेंस एडिंग अ क्लॉज, यानी आपको क्लॉज ऐड करके उसमें जुमले को मुकम्मल करना है। क्लॉज यानी फिक्रा यानी क्लॉज is always a part of a larger sentence. Clause is a part of a sentence with its own subject and predicate. यानी without subject and without predicate there is no clause. अब subject और predicate यानी subject में आपको एक noun या pronoun इस्तेमाल करना पड़ेगा और predicate में एक helping verb या verb का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके clauses जो हैं आप WS से जोड़कर शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल जो शुरू होता है वो दूसरा सेक्शन वो टेक्सचुअल पैसेजेस का होता है। टेक्सचुअल पैसेज में आपको आपकी दरसी किताब से कोई भी 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे। एक जो रहता है वो स्टोरी बेस्ड रहेगा। अब स्टोरी बेस्ड लेसन कौन कौन से हैं ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। दूसरा जो रहेगा वो लिटरेचर रिलेटेड रहेगा। अब पैसेज में जो सवाल रहते हैं A1 से लेकर A5 या B1 से लेकर B5 तक। A1 जो सवालात रहेंगे
वो A1 या तो ट्रू फॉल्स रहता है, या तो एग्री डिसएग्री रहता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, या सीक्वेंस होता है। ये सवाल बहुत ही आसान होता है। आमतौर पर तुलबा क्या करते हैं, पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। पैसेज जाहिर है आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसमें से जवाबात तलाश करने हैं। तो बच्चों, हमें तलाश क्या करना है ये जहन में हमारे होना चाहिए। इसलिए बेहतर ये होगा कि पैसेज सॉल्व करते वक्त पहले आप A1 जो सवाल दिया गया है वो ज़रूर पढ़िए, उसके बाद आप पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए। और पैसेज पढ़ते वक्त जहाँ पर आपको एहसास हो कि इसका जवाब यहाँ पर है, तो आपको फ़ौरन उसका जवाब लिखकर फिर A2 सवाल आपको पढ़कर फिर पैसेज आगे पढ़ना चाहिए। A2 सवालात, A1 सवालात आपके पैसेज में, आपकी दरसी किताब में कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपको तफसीली मालूमात आपको हम एक PDF के ज़रिए पूरा बता देंगे। उस पर गौर कीजिए, उसमें पेज नंबर, यूनिट नंबर और क्वेश्चन नंबर सब बताया गया। इंशाअल्लाह उसी पर मुश्तमिल आपका A1 या B1 सवाल होगा। आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। पेपर इंशाअल्लाह बहुत ही आसान होगा। आपको जितना बताया जाएगा उस पर आप ज़रूर अमल कीजिए और नुमाया नंबरात से आप कामयाब होइए। पैसेज का A2 या B2 जो सवाल होता है वो पैसेज के पूरे निचोड़ पर मुश्तमिल होता है। तफसीली मालूमात उसमें रहती है, या तो कंप्लीट द वेब रहता है, या डिटेल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, या रीज़न पूछा जाता है। बच्चों को हमेशा से ये आदत है कि WH टाइप सवालात पर जवाब देने की उन्हें आदत है, लेकिन अब डायरेक्ट WH कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछना एग्जामिनर का मंशा वही होता है, लेकिन अल्फाज बदल कर पूछा जाता है। वाई इज़ मेरी क्राइंग, मेरी क्यों रो रही है। तो अब इसी सवाल को राइट द रीज़न, गिव द रीज़न ऑफ मैरीज क्राइंग ऐसे पूछा जाता है, यानी वो सवाल वाई से ही है। यानी जब भी रीज़न पूछा जाएगा, आपको कॉज पूछा जाएगा, तो आपका ध्यान पैसेज में बिकॉज है, ड्यू टू है, सो है, ऐसे अल्फाज की तरफ जाना चाहिए। और जहाँ पर ये अल्फाज होते हैं, ये लफ्ज़ रहेगा, उसके बाद में आने वाले फुल स्टॉप तक अक्सर उसका जवाब वहीं पर रहता है। ये अल्फाज इनडायरेक्टली तुलबा के लिए पैसेज में हिंट के तौर पर दिए जाते हैं। तो बच्चे इन अल्फाज की तरफ ख़ास तवज्जो दें। A3 और B3 जो क्वेश्चन रहता है वो आम तौर पर वोकैबुलरी बेस्ड होता है, वोकैबुलरी अल्फाज पर मुश्तमिल। उसमें एक तो अल्फाज के माने पूछे जाएंगे वर्ड्स मीनिंग की शक्ल में, दूसरा मैच द कॉलम की शक्ल में आपको दिया जाएगा, तीसरा एंटोनिम्स की शक्ल में पूछा जा सकता है, यानी अपोजिट की शक्ल में पूछा जा सकता है, या क्रिएट न्यू वर्ड्स, वर्ड बिल्डिंग, यानी कभी आपको एडजेक्टिव बनाने के लिए, कभी एडवर्ब बनाने के लिए, कभी नाउन बनाने के लिए दिया जाता है। तो नाउन बनाने के लिए, एडजेक्टिव बनाने के लिए या एडवर्ब बनाने के लिए कौन कौन से सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वोकैबुलरी फोकस के लिए आपकी दरसी किताब में मुख्तलिफ जगहों पर निशानदेही की गई है। अब आपको PDF के ज़रिए वो सवालात आपकी दरसी किताब में कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी आपको PDF चार्ट के ज़रिए आपको तफसील से बताया जाएगा। आप धीरे धीरे उस चार्ट को देखिए, उस पेज नंबर को देखिए, उस क्वेश्चन को निशानदेही कीजिए। इंशाअल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ उसी तरह के सवालात आपके एक्टिविटी शीट में आने वाले एग्ज़ाम में आप पाएंगे। अब इसके बाद A4 और B4 जो क्वेश्चन होता है वो ग्रामर बेस्ड होता है। अब ग्रामर बेस्ड में चेंज द वाइज है, क्वेश्चन टैग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नो सुनर देन है, हार्डली वेन है, रिमूव टू है और नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरह से मुख्तलिफ टॉपिक्स आपकी किताब में हैं। आपकी दरसी किताब में आपके लेसन्स में जो दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ वही पूछा जाएगा। अब ग्रामर का जो भी आपका पोर्शन है, जो भी सवालात हैं, वो भी हमने क्या किया है, एक PDF चार्ट के ज़रिए बनाया है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन से लेसन में कौन सा ग्रामर आइटम हमको करना है। यानी
इतना याद रखिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चेंज द वाइज है, क्वेश्चन टैग है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि अक्सर इनके बगैर पेपर पूरा नहीं होता। क्वेश्चंस ये आसान होते हैं, थोड़ी सी आप तवज्जो दीजिए, इंशाल्लाह आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके बाद A5 और B5 जो सवाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। आपकी ज़ाती राय उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो होता है वो आपको लिखना होता है। यकीन मानिए आप इसमें नुमाया नंबरात इस सवाल में हासिल कर सकते हैं। एक बात यह है कि A5 और B5 जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है, इसका जवाब मॉडल आंसर में एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं दिया जाता। वहाँ पर मुमतहिन को एक हिदायत दी जाती है सिर्फ कि एक्सेप्ट एनी रीजनेबल करेक्ट आंसर, यानी सवाल की मुनासिबत से बच्चे ने जो जवाब लिखा है वो टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं। दूसरी चीज़ उसमें जो जांची जाएगी वो वोकैबुलरी, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं वो सही है या गलत। तीसरा, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं उसकी स्पेलिंग दुरुस्त है या नहीं। चौथा, जो ग्रामर, जिस टेंस में आपको सवाल पूछा गया है उसी टेंस पर मुश्तमिल आपने जवाब दिया है या नहीं, ये जांचा जाएगा। अगर आप इसका जवाब लिखते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होती है उसमें, तो कम से कम आपको हाफ मार्क या 1 मार्क मिल सकता है। बच्चे मुश्किल सवाल समझ के इसे कतई न छोड़ें। कुछ न कुछ आप ज़रूर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस पैसेज से रिलेटेड जो बात पूछी गई है उससे ज़रूर आप 2 से 4 जुमले तहरीर करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपको 1 मार्क, 1.5 मार्क, अगर आपका जवाब बिल्कुल सही है तो आपको 2 में से 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है तो आपको आधा मार्क्स ज़रूर मिलेगा। अब कुछ न मिलने से बेहतर है कि आप हाफ मार्क ले लें, और अब वही हाफ मार्क जब ऊपर क्वेश्चन की टोटल होगी तो वही हाफ मार्क आपका 1 मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बच्चा बिल्कुल छोड़ दिया वो तो 0 पर जाएगा, और जो बच्चा थोड़ी बहुत भी मेहनत करके लिखता है तो वो 1 मार्क का ज़रूर हकदार बनेगा। तो बच्चों, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन ऐसे कोई मुश्किल नहीं होता, आप अपनी राय वहाँ पर ज़रूर रखिए। अब इसके बाद तीसरा सेक्शन 3 जो है वो पोएट्री, नज़मों पर मुश्तमिल है। आपको पता है 4 यूनिट में हमारे 8 नज़में दी गई है। पहला जो सवाल रहेगा इसमें सवाल नंबर 3 का A, आपको कोई भी एक नज़म दी जाएगी और उस पर 3 सवालात होंगे। पहला सवाल जो होगा या तो वर्ड बेस्ड या एक सेंटेंस पर मुश्तमिल होता है। दूसरा जो सवाल रहता है वो पूरी पोएम का निचोड़ होता है। तीसरा जो सवाल रहेगा वो पोएटिक डिवाइस पर रहेगा, या तो राइमिंग वर्ड्स आपको पूछेगा, या तो राइम स्कीम पूछेगा, या तो राइमिंग वर्ड्स आपको एक एक सिंगल देगा, आपको अपनी तरफ से दूसरा राइमिंग वर्ड लिखने के लिए कहेगा। सवाल नंबर 3 का जो B है वो अप्रिसिएशन है, और अप्रिसिएशन के लिए जहाँ तक हो सके आप 4 नज़में, इफ़, ट्विंस, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये नज़में पर ख़ास आप तवज्जो दीजिए। अप्रिसिएशन में आपको पॉइंट्स पर लिखना है, कभी भी ये सवाल छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, और बॉक्स बनाकर आप लिखने की कतई कोशिश मत कीजिए। साइड में आपको हेडिंग दी जाएगी, जैसे नज़्म का टाइटल, आप टाइटल लिखिए, नज़्म का 1 मार्क हो गया। पोएट, उसका नाम लिखिए, दूसरा मार्क हो गया। यानी जितने पॉइंट्स दिए गए हैं आपको वो पूरे पॉइंट्स आप लिखिए। तीसरा राइमिंग स्कीम होता है, वो भी आसान होता है। फिर उसके बाद में सेंट्रल आइडिया है, वाई डू यू लाइक और नॉट लाइक, ये आखिर में होता है। फेवरेट लाइन होता है, अब फेवरेट लाइन आप जो लिखेंगे वो सही होता है। अब आप छोड़ कर देंगे, अगर बगैर लिखे आएंगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलता है। यहाँ पर अप्रिसिएशन में कमज़ोर से कमज़ोर तरीन बच्चा भी थोड़ी सी मेहनत करके 10 में से 5 से 7 मार्क आसानी से हासिल कर सकता है। इसके बाद सवाल नंबर 4 सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज होता है।
नॉन टेक्सुअल पैसेज आपको कोई भी पुरानी किताबों में से, दरसी किताबों में से या कोई स्टोरी की शक्ल में आपको दिया जाएगा। ये आपके आउट ऑफ टेक्स्ट अनसीन पैसेज रहेगा, नॉन टेक्सुअल जिसको कहा जाता है। इसमें जो 5 सवालात रहते हैं A से लेकर A1 से लेकर A5 पर, वो सवालात बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आप टेक्सुअल पैसेज में सॉल्व करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 का जो B होता है, वो B सेक्शन में आपको इस जो दिया हुआ पैसेज रहेगा अनसीन पैसेज या नॉन टेक्सुअल, उसकी समरी इख्तिसार का आपको करना है। इतना याद रखिए बच्चों, इख्तिसार करते वक्त आप पूरा पैसेज पढ़ चुके होते हैं, उस पैसेज को आपको एक टाइटल देना है, उन्वान देना है जो 1 मार्क पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद आपको पैसेज में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं या उस पैसेज में रिलेटेड स्टोरी बयान की गई है, उस स्टोरी को या एग्जाम्पल्स को रिपीट नहीं करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको अनसीन पैसेज नॉन टेक्सुअल में 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, जैसे पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 1 या 2 लाइन में उस पैराग्राफ में जो बयान किया गया है उसे आपको अपने अल्फाज में बयान करना है। उसी तरह दूसरा पैराग्राफ भी पढ़कर आप उसको अपने अल्फाज में बयान करेंगे। हूबहू पैसेज के लाइन जैसे कि वैसे आंसर बुक में लिखने की कोशिश मत कीजिए, वो आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगे। अपनी तरफ से छोटे छोटे जुमले क्यों ना हो आप बनाइए, वहाँ पर तवील जुमले बनाने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ तक हो सके स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह अवॉइड कीजिए। अब इसके बाद सेक्शन 5 जो आता है वो पूरी तरह से राइटिंग स्किल पर मुश्तमिल है। जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा चार्ट लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 A जो दिया हुआ है राइटिंग स्किल, उसमें एक ही सवाल लेकिन इनफॉर्मल और फॉर्मल ये दोनों के लिए रहेंगे। अब फॉर्मल लेटर आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी दरसी किताब, ये आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। हर चीज आपकी दरसी किताब में दिया हुआ है। लेटर राइटिंग के से लेकर ट्रांसलेशन तक का सवाल नंबर 7 का B क्वेश्चन, तमाम चीजें आपकी दरसी किताब में मौजूद हैं। जहां तक हो सके आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपनी दरसी किताब का पूरी तरह से मुताला करने के बाद ही दूसरी रिलेटेड बुक्स का इस्तेमाल कीजिए। दरसी किताब में जितनी भी एक्टिविटीज़ दिए गए हैं वो पूरे के पूरे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आप अपने एक्टिविटी शीट में उसी पर मुश्तमिल सवालात पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर लगाया गया है राइटिंग स्किल्स के लिए। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है उसके लिए भी और जो कमज़ोर बच्चा रहता है उसके लिए भी, क्योंकि मुमतहिन जो बच्चा 30-32 मार्क्स लेता है, अगर उसको 2-3 मार्क का इजाफा करके पास करना चाहता है तो मुमतहिन राइटिंग स्किल में ही उसकी गुंजाइश ढूंढते रहता है। अगर बच्चा राइटिंग स्किल्स नहीं लिखा है तो मुमतहिन चाह कर भी उसको 32 को 35 नहीं कर पाता, क्योंकि सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक या तो आपके जवाब सही होंगे या तो गलत होंगे। वहाँ पर आपको मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे जो हैं, या तो डायरेक्ट 0 मिलेंगे। वहाँ पर मुमतहिन कोई भी सवाल को गलत को सही नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो मार्क का आपको इजाफा करना है तो राइटिंग स्किल में कर सकता है। जैसे लेटर राइटिंग आपको देख रहे हैं सवाल नंबर 5 का A, ये बहुत ही आसान होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सवालात लेटर के लिए सवालात एक ही रहते हैं। अब आपको चॉइस करना है कि मुझे फॉर्मल लिखना है क्या इनफॉर्मल लिखना है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, आपको पता है कि उसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनफॉर्मल लेटर आपको लिखने में आसानी होती है। बच्चों जब आप लेटर का सवाल पढ़ेंगे, जब तक 3 चीज़ें कि कौन लिख रहा है, किससे मुखातिब है और क्या मकसद है, ये 3 चीज़ें जब आपके जहन में क्लियर होती हैं उसके बाद ही आप लेटर लिखना शुरू कीजिए। लेटर लिखते वक्त तमाम जो भी चीज़ें हैं
एड्रेस आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है, सैल्यूटेशन भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और पैराग्राफ भी आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करना है। पैराग्राफ चाहे तो आप हाफ लाइन छोड़कर भी शुरू कर सकते हैं या डायरेक्ट हाशिए से टच कर भी शुरू कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि हर नया पैराग्राफ जब भी आप शुरू करेंगे, एक पैराग्राफ होने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी चाहिए। एड्रेस में आप बिल्कुल गलतियां मत कीजिए, काट छाट मत कीजिए। राइटिंग स्किल्स का हर क्वेश्चन का आंसर पहला पैराग्राफ जो रहता है वो खास तवज्जो से लिखिए, क्योंकि आपके बारे में मुमतहिन के जहन में एक तस्वीर बन जाएगी कि बच्चा किस कैटेगरी का है, कितने मार्क्स उसको देने चाहिए। आपके राइटिंग स्किल्स में हर कंपोजिशन का पहला पैसेज, पहला पैराग्राफ पढ़ते ही वो अंदाज़ा लगा लेगा आपके बारे में कि आप किस मियार के हैं और उसके मुताबिक वो मार्क्स आपको अलॉट करते आगे बढ़ेगा। इसीलिए हर राइटिंग स्किल में जो भी सवालात हैं उसका पहला पैराग्राफ आप बगैर मिस्टेक्स के, बगैर गलती के, बगैर ओवर राइटिंग के, स्पेलिंग मिस्टेक किए बगैर आप लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपके दरसी किताब में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर उसका सफ़ा नंबर और यूनिट नंबर सब आपको बताया गया है। आप उतनी ज़रूर तैयारी कीजिए। सवाल नंबर 5 का बी जो रहता है सेक्शन, वो डायलॉग राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्पीच रहता है। डायलॉग राइटिंग आपको पता है कि 3 स्टेप में दिए जाते हैं। उसमें जो पहला रहेगा वो जंबल क्वेश्चंस रहेंगे, 2 सवालात और 2 जवाबात रहेंगे। आपको पहले सवाल का जवाब सही आ गया तो आपका दूसरा सवाल और जवाब खुद ब खुद सही आएगा। उसमें दूसरा जो डायलॉग राइटिंग का रहता है वो सिर्फ सवाल रहेगा, उसमें जवाब आपको लिखना होता है। और उसमें जो सी रहेगा वो आपको 3 डायलॉग्स एक्सचेंज बनाने पड़ेंगे, यानी 3 सवालात और 3 जवाबात रहते हैं। उसी के और में ड्राफ्टिंग स्पीच। अब डायलॉग राइटिंग का सवाल आपकी किताब में पेज नंबर 66 पर यूनिट नंबर 2.4 पर दिया हुआ है। उसके बाद ड्राफ्टिंग स्पीच आप देखिए कि आपकी किताब में 3 मुकामात पर पेज नंबर 27, पेज नंबर 90 और पेज नंबर 115 पर, यानी 3 जगह स्पीच के लिए क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब स्पीच है तो स्पीच का सबसे पहले टॉपिक क्या है वो ज़हन नशीन कीजिए। और स्पीच शुरुआत करने के लिए हर चीज़, हर कंपोजिशन का एक पैटर्न होता है, उसको उसी अंदाज में लिखिए। जैसे शुरुआत करनी है, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। मतलब क्या, स्पीच के वक्त ये शुरुआत में होना ही चाहिए। अगर इसके बगैर आप स्पीच शुरू करते हैं तो उसके कोई माने नहीं रहते। उसके बाद सवाल नंबर 6 का ए जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का दिया गया है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में नॉन वर्बल से वर्बल और वर्बल से नॉन वर्बल। नॉन वर्बल से वर्बल में आपको ट्री डायग्राम दिया जाएगा, फैमिली ट्री भी हो सकता है, टाइप्स ऑफ ऑयल्स भी हो सकता है, स्कूल सब्जेक्ट्स भी हो सकता है, या कोई रिकॉर्ड भी हो सकता है किसी खिलाड़ी का। उसमें उसके बाद टेबल टू नरेशन होता है। टेबल टू नरेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए उसके ऊपर के सवाल पर। आमतौर पर बच्चा यहां पर मिस्टेक करता है। टेबल टू नरेशन के ऊपर राइट अ पैराग्राफ या राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ, ये ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कहा गया राइट अ पैराग्राफ तो आपको एक ही पैराग्राफ में पूरी मालूमात लिखनी है, लेकिन अगर राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ है तो आपको 2 पैराग्राफ सेपरेट बनाने हैं। उसके बाद पाई चार्ट हो सकता है, कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो मुख्तलिफ जावियों से तकसीम की गई है। यहां पर रिजल्ट भी हो सकता है या वेब उसके बाद दिया जाएगा। और आपको एक फ्लो चार्ट भी बनाने के लिए आ सकता है। यहां पर आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, हर पॉइंट का एक स्टेप सीक्वेंस में जो लगाना होता है, बस उसको बॉक्स की शक्ल में जुमले फिट करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो है ये एक्सपांड द थीम, ये पहली मर्तबा इस दरसी किताब में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये यूनिट नंबर 2.2 पेज नंबर 54 और पेज नंबर 139 यूनिट नंबर 4.2 पर आपको दिया गया है। जितने भी दिए गए हैं 4 या 5 वहां पर दिए गए हैं, आप कम से कम उसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एक्सपांड द थीम, प्रोवर्ब, मैक्सिम, एनोटेशन, स्लोगन वगैरह जो दिया जाता है, सबसे पहले आपको उसके मीनिंग बताने हैं,
उसके बाद आपको उसको डिस्क्राइब करना है या उससे रिलेटेड कोई कहानी वगैरह है तो आपको वो बतानी है। उसके बाद आप उसके मॉरल वगैरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसी के और में डेवलपिंग स्टोरी आ सकती है। अब पहले बच्चों को पॉइंट्स दिए जाते थे कहानी मुकम्मल करने के लिए, अब पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। आपको कहानी का इब्तिदाई हिस्सा या कहानी का एंडिंग पार्ट दिया जाएगा। आपको कैरेक्टर्स, थीम सब आपको खुद क्रिएट करनी है। कोई भी कहानी का आपको इब्तिदाई हिस्सा, शुरुआत दी जाएगी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज टू फ्रेंड्स। अब उसके आगे आपको उन कैरेक्टर्स के नाम देने हैं, या आपको कोई भी कहानी का एंडिंग दिया जाएगा, इन दिस वे द किंग एंड द क्वीन एंड स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। तो आपको पूरी कहानी आपको बनानी है। उसके बाद यहां पर दिया है, कहां पर है ये, पेज नंबर 122 और 128 पर। यानी मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि आपकी दरसी किताब में तमाम किस्म के सवालात मौजूद हैं और बच्चे, तुलबा व तालिबात दरसी किताब को नज़रअंदाज कर दूसरे बाजारी किताबों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात उनकी समझ में नहीं आते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो सबसे पहले आप अपनी दरसी किताब पर ही तवज्जो दीजिए। उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी दरसी किताब को, माय कोर्स बुक इन इंग्लिश, इसको अवॉइड कर इसको नज़रअंदाज करके दूसरी किताब कभी भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस, पर्सन, सिचुएशन। एक सिचुएशन यहां पर दिया गया है यूनिट नंबर 2.1 में, पेज नंबर 45 में। प्लेस के बारे में, यानी कोई नेटिव प्लेस के बारे में आपके, या कोई पर्सनैलिटी के बारे में आपको कहा जाएगा डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे आपकी दरसी किताब में मैरी कॉम का लेसन है, स्टीफन हॉकिंग का है, इससे रिलेटेड आपको कोई और खिलाड़ी के बारे में भी पूछा जा सकता है, या आपको कोई साइंटिस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, या कोई लीडर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एक खिलाड़ी है, एक साइंटिस्ट है या एक लीडर है, उसके बारे में जो आम मालूमात रहती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके बारे में रिकॉर्ड है, ये चुनिंदा मालूमात आपको कम से कम उतनी होनी चाहिए। उसके बाद आपको फैक्ट फाइल, पेज नंबर 151 पर, यूनिट नंबर 4.4 पर दिया गया है। फैक्ट फाइल माशाल्लाह बहुत ही आसान होता है। ये जस्ट लाइक पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन की तरह ही होता है। यहां पर तो आपको पूरे पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे फुल नेम, मतलब क्या, आपको उस कैरेक्टर का पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल वहां पर आप नहीं करेंगे। उसके बाद नेटिव ऑफ, वो कहां का बाशिंदा है। अर्ली लाइफ एंड इंटरेस्ट, इब्तिदा में उसने किस चीज में दिलचस्पी ली थी। स्पेशल स्पोर्ट्स टेकन अप, कौन से खेल में उसने अपनी महारत दिखाना शुरू किया। इंस्पायर्ड बाय, किससे उसमें जोश और उमंग पैदा हुई। कोच, उसको तरबियत देने वाला कौन था। अर्ली अचीवमेंट, कौन कौन सी शुरुआती कामयाबियां उसने हासिल की जिसकी बदौलत उसको एक कौमी टीम में जगह मिल गई। इंटरनेशनल अचीवमेंट्स, फिर बैनुल अक़वामी सतह पर उसने कौन से इनामात और एजाज़ात हासिल किए। और हर पैशन, उसका जज्बा, उसकी एक उमंग, उसका जोश क्या है, आखिर उसका नज़्बुलैन, और फ्यूचर प्लान, वो क्या करना चाहता है अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, ये आपको लिखने आना चाहिए। ये तकरीबन फैक्ट फाइल के लिए आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये आप देखते हैं, ये मैरी कॉम वगैरह से रिलेटेड सवाल है। उसके बाद टूरिस्ट लिफलेट भी पूछा जा सकता है आपको, यूनिट नंबर 2.6 में, पेज नंबर 82 पर दिया गया है। यहाँ पर टूरिस्ट लिफलेट या तो कोई मजहबी मुकाम के बारे में, या तो आपका नेटिव प्लेस, या कोई हिल स्टेशन, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस, ये चार में से एक आपको टूरिस्ट लिफलेट इंशाल्लाह पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अब टूरिस्ट लिफलेट में आपको क्या है, लोकेशन से मुराद वहां पर आपको महले वकू से मुराद आपको अर्जुल बलद और तूलुल बलद नहीं बताने हैं, आपको इन बिटवीन, यानी उससे पहले और उसके बाद में कौन सा शहर है, कौन से दो शहरों के दरमियान वो शहर वाक़ है, ये बताना है। हाउ टू रीच देयर, आप वहां पर कैसे पहुंचेंगे, बाय रेल, बाय ट्रेन, बाय बस या बाय एयर।
और कितना फासला होता है ये आपको बताना है। वेयर टू स्टे, वहां पर आप कहाँ रुकेंगे। अब कहाँ रुकेंगे, इंसान आमतौर पर जब घूमने फिरने की जगह पर जाता है या तो लॉजेस में या तो होटल्स में, या उसके बाद टॉप स्पॉट्स टू विजिट, वहां देखने लायक कौन कौन सी चीजें हैं ये भी आपको बयान करने हैं। उस मुकाम के बारे में 2-3 स्पॉट्स के नाम आपको लिखने आने चाहिए। स्पेशल फीचर, उस जगह की खास खुसूसियत क्या है, या मौसम अच्छा रहता है, या खाने पीने की चीजें अच्छी मिलती हैं, या घूमने फिरने के लिए बहुत सारे मुकामात हैं, या सस्ता होटल वगैरह मिलता है, या आपके शहर से करीब है वो, आप क्यों वहां पर जाना चाहेंगे। हैव फन और इंटरटेनमेंट के लुत्फानंदोजी के जराए वहां पर कौन से मौजूद है, और माउथ वाटरिंग या स्पेशल क्यूसाइन यानी खाने पीने के लिए कौन सी चीज वहां पर मशहूर है जिससे आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। नियर बाय साइट सीइंग स्पॉट्स यानी उसके करीब और कौन से देखने लायक जगह है, जिसे मिसाल के तौर पर एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर से करीब और कौन सा मुकाम है, पंचगनी है, और कौन सा मुकाम है, तापोला है, और कौन सा मुकाम है, प्रतापगढ़ है। मतलब महाबलेश्वर जब आप देखने जाएंगे तो आसपास के इन मुकामात का जिक्र आप कर सकते हैं। उसी तरह हर तारीखी मुकाम और हर मजहबी मुकाम के आसपास कोई ना कोई दूसरा मुकाम होता है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल डेवलपमेंट पर मुश्तमिल होता है। स्किल डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 लाइव इंग्लिश, ये आईसीटी रिलेटेड होता है। इसमें फॉर्म फिलिंग होता है या ईमेल वगैरह, फ्रेम एडवर्टाइजमेंट होगा, या रिव्यू ऑफ द बुक या टीवी शो। अब रिव्यू ऑफ द बुक और टीवी शो आपको ये आसान करके आपकी 8वीं की दरसी की किताब में भी इस पर मुश्तमिल सवालात दिए गए हैं। आप 8वीं की किताब में देखकर भी ये रिव्यू ऑफ द बुक या टीवी शो ये सवालात आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब बच्चों अगर शुरुआत से ही आप अपना वक्त बचाते रहेंगे तब आप ये सवालात आराम से आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इन सवालात को हल करने के लिए वक्त काफ़ी दरकार होता है। जैसे फॉर्म फिलिंग है, आपको क्वेश्चन पेपर में से पूरा फॉर्म आपके आंसर बुक में उतारना है, इसके लिए वक्त ज़्यादा लगेगा और वक्त आप शुरुआत से बचाएंगे तभी वो वक्त आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फ्रेम एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना है तो आपको उस पेपर में एक अच्छी सी मोटी सी बाउंड्री लाइन बनानी चाहिए। जो प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और उसको डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे, और एक कैची लाइन यानी जिसको पर तवज्जो फौरन जाए। जैसे हम अमूल दूध पीता है इंडिया, यानी ये जुमला बोलते ही बच्चों का ध्यान डायरेक्ट अमूल दूध की तरफ जाता है। कुछ मीठा हो जाए तो बच्चे का ध्यान डायरेक्ट कैडबरी की तरफ चला जाता है। तो ऐसी कोई कैची लाइन, एक स्लोगन या आपको इस्तेमाल करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में जो उस तवज्जो का, आपकी एड की तवज्जो का मरकज बने। उसमें कीमत है, प्राइस आपको लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह। ये चीज़ें ये आसान होता है लेकिन यहाँ पर वक्त ज़्यादा लगता है। उसके बाद अरेंजमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर, कोई एक छोटी सी कहानी भी दी जा सकती है जिसकी तरतीब आपको बिगाड़ कर भी दी जाएगी और उसे सिर्फ तरतीब से लगाना होता है। आखिरी सवाल जो रहता है क्वेश्चन नंबर 7B, ये ट्रांसलेशन पर। इसमें आपको पता है 2 अंग्रेजी के अल्फाज दिए जाएंगे, उसको आपको उर्दू में उसके मीनिंग्स लिखना है, तर्जुमा नहीं करना है। बच्चे आमतौर पर तर्जुमा करते हैं, जैसे नेशन, तो नेशन आपको उर्दू हुरूफ तेजी नहीं लिखनी है बल्कि उसको उर्दू में उसके माने क्या हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको 2 जुमले दिए जाएंगे इंग्लिश में, उसमें एक स्लोगन भी हो सकता है, एक प्रोवर्ब हो सकता है और एक सिंपल सेंटेंस होगा। तीसरा जो रहता है इसमें 2 जुमले आपको उर्दू में दिए जाएंगे, आपको अंग्रेजी में करना है। बच्चों पेपर इंशाल्लाह बहुत ही आसान होगा, इसमें घबराने की या कोई टेंशन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके आप सवाल नंबर 1 से ही हल करना शुरू कीजिए। आमतौर पर बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम पहले राइटिंग स्किल से शुरू करें क्या, हम पहले अनसीन पैसेज से शुरू करें क्या। आप अपने एक्टिविटी शीट की तरतीब को कतई न बिगाड़ें,
आप जितना मुमतहिन को परेशान करेंगे आपके मार्क्स उतने वो काटता जाएगा। आप पूरे पेपर में सवाल नंबर 1 से ही हल करना शुरू कीजिए और सवाल नंबर 7 तक पहुंचिए। कोई भी गलत रास्ता अपनाने की कोशिश मत कीजिए। आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं, मेरी टीम और गुलबुटे की जानिब से आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और कामरानी से सरफराज करे। खुदा हाफिज़।